तो गाइज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के बारे में। मैं फिर से हर एक लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी बोल देता हूँ कि इन जितने भी लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, इनको देखते टाइम, इनसे पढ़ते टाइम आप अपनी नोटबुक लेके प्रॉपर नोट्स बनाएं सिस्टमैटिक तरीके से, और डाउट्स जो आएंगे उनको नोट डाउन करें प्रॉपर तरीके से, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इन सारे लेक्चर्स को ऐसे ना कंसिडर करें जिस तक जैसे कि आप लोग कोई नॉर्मल म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वैसे लर्निंग नहीं हो पाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बोर्स मॉडल के बारे में बात करें। बोर्स मॉडल क्या कहता है? हमेशा जो नए मॉडल्स बेस्ड है ना, वो सारे के सारे पुराने मॉडल के ड्रॉबैक के ऊपर बेस्ड थे। तो पहले एक काम करें, लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा ड्रॉबैक देखा था रदरफोर्ड मॉडल का, वहीं से उठाते हैं सारा टॉपिक। तो रदरफोर्ड साहब के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मैं यहाँ छोटा सा वो बना रहा हूँ। रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना, इन सर्टेन शेल्स। उनके बारे में कोई खास बात नहीं बताई थी, और न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन शेल्स में घूमते हैं। और घूमते दौरान जो है लोगों ने पूछा कि बेसिकली ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन से ये अंदर क्यों नहीं गिर रहा है? कि कोई चीज स्टेबल तभी हो सकती है जब उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्सेस जो है वो जीरो। ऑब्वियसली लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे आप लोग। तो अगर देखा जाए तो नेट रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो होने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये अगर बाहर फोर्स ज्यादा लगेगा तो इधर चला जाएगा, और अंदर फोर्स ज्यादा लगेगा तो अंदर चला जाएगा। और अगर ये अंदर और बाहर नहीं जा रहा है, ये कांस्टेंट एनर्जी शेल में घूम रहा है। वर्ड याद रखना, कांस्टेंट एनर्जी शेल, जिसको बाद में बोर साहब ने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान लिखा स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर लग रहे होंगे, तभी वो कांस्टेंट एनर्जी शेल्स में घूम रहा है। दोनों फोर्सेस बराबर लगने का मतलब है कि अंदर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू बाहर वाला फोर्स। तो सबसे पहला कांसेप्ट क्या अराइज हुआ कि बेसिकली उन्होंने बोला कि ये इसलिए अंदर देयर इज अ फोर्स बैलेंस फिनोमेना, कि बाहर जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास आएगा mv²/r, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए, अगर ये पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो फोर्स की जरूरत पड़ती है, ये फोर्स कहां से अराइज होता है? एक और फोर्स इस फोर्स को राइज करने में मदद करता है, और वो फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है। और यहाँ अंदर की तरफ वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो अंदर वाला फोर्स है उस फोर्स को नाम दिया kz²/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हुआ। और अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट एनर्जी शेल में रिवॉल्व करेगा। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय बोहर। अब इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, मल्टीपल चीजें। तो सबसे पहले उन्होंने जो बात की थी वो क्या की थी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला था बोर साहब ने, सबसे पहली बात ध्यान रखना बोर्स मॉडल की सबसे खास बात, कि ओनली, ये बोर्स मॉडल जो होता है ना, ओनली फॉर हाइड्रोजन अलाइक एटम्स। बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन अलाइक एटम्स। पहली चीज, हाइड्रोजन अलाइक का मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये मॉडल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पे लगता है, मतलब हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी एलिमेंट मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर नहीं लगेगा। सिर्फ हाइड्रोजन या ऐसी स्पीशीज जैसे कि हीलियम पॉजिटिव, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस तरह की स्पीशीज पे लगेगा। तो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ऑन व्हिच स्पीशीज। तो कौन-कौन सी स्पीशीज पे एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन पे है, यस। हीलियम पे है? नहीं, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हीलियम पॉजिटिव पे है, यस, बिकॉज़ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम पे है? नहीं, लेकिन लिथियम +2 पे है, यस, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम पे है? नहीं, लेकिन बेरिलियम +3 पे है, यस, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे लगता है बोर्स मॉडल। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या बोला बोर साहब ने? पहला जो पोस्टुलेट बोला उन्होंने वो ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन कांस्टेंट एनर्जी शेल। कांस्टेंट एनर्जी शेल जिनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स को कांस्टेंट एनर्जी शेल भी कहा जाता है। कांस्टेंट एनर्जी शेल्स, कांस्टेंट एनर्जी शेल्स, कांस्टेंट एनर्जी शेल्स, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने जो बोली वो ये बोली कि जब ये कांस्टेंट एनर्जी शेल में घूमते हैं तो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सर्कुलर मोशन,
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सर्कुलेशन मोशन में घूम रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगा इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सर्कुलर मोशन, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, एंड प्रोवाइडेड बाय द सर्कुलर मोशन required by the circular motion is provided by electrostatic force of attraction kz square upon r square। अब यहाँ पे ना आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर अचानक से मैथमेटिकल फॉर्मूला कहाँ से आ गए, क्योंकि आप 11th के बच्चे हो, बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक है ये, तो आपको इन फॉर्मूलाज के को लेके आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे फिर, इन फॉर्मूलाज को कैसे लेंगे, इन फॉर्मूलाज को ऐसे लेंगे, कैसे कि बेसिकली अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो कूलम साहब ने बोला था कि ये दूरी अगर r है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे आप ये सारी चीजें। अब इसको अगर मैं प्रोटॉन ले लूं और इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं तो इन दोनों के बीच में भी ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो होगा k q1 का मतलब मान लो ये चार्ज है, आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसका मतलब q1 और q2 बराबर होंगे, जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब k e अपॉन r स्क्वायर, उनके बीच की दूरी अगर r मान ले, रेडियस को अगर r मान ले, तो r स्क्वायर और मल्टीप्लाइड कर दिया एटॉमिक नंबर से, तो फॉर्मूला क्या बन गया, k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। समझ पाए आप? तो ये क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी कि अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स बराबर हो गया, यानी कि दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर बोहर साहब। क्यों? क्योंकि इससे पहले रदरफोर्ड और थॉमसन साहब ये सारी बातें नहीं बता पाए थे। और ये बहुत कहते हैं ना कि ये सारे फिजिक्स के ये जो फॉर्मूलाज है सर्कुलर मोशन के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन थे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो यही चीज कहां लगती है, मान लो कि मेरे पास ये एक पत्थर है और ये हमारे पास क्या है, एक पेन है, तो हम इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं लाइक दिस 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 लाइक दिस। तो मुझे बताओ ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, आप बोलोगे यस सर। तो यहाँ दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो ये पेन अगर बाहर की तरफ जाएगा तो एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, सर्कुलर मोशन। आप किसी गोल छोटे झूले में बैठते हो, अगर बच्चों को देखा जाए, या किसी मैरी गो राउंड में बैठते हो, तेज स्पीड से घूम रहा होता है तो आपको बाहर की तरफ फोर्स लगता है। अगर आप बस में बैठे और बस कर्व के ऊपर मुड़ती है तो बाहर की तरफ धक्का लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स अपने आप आएगा। जैसे कि अगर मैं बहुत तेज मूव करूं और अगर ये रस्सी टूट जाए, तो रस्सी टूटने से ये पेन अंदर नहीं आएगा, बाहर की तरफ जाएगा, किसी दूसरे के सर पे जाके लगेगा, मतलब या कैमरा के लेंस के ऊपर लगेगा। मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो है यहाँ पे, लेकिन उसके अगेंस्ट अंदर कौन सा फोर्स है, इस पर्टिकुलर थ्रेड ने बेसिकली इसको बांधा हुआ है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स डेवलप हो रहा है जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। यानी कि अगर मैं एक एनालॉजी देखूं तो जब भी कभी सर्कुलर मोशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो मान लो कि मैंने पत्थर बांधा हुआ है, ये रस्सी है और ये आशीष सर हैं जो इसको पकड़ के घुमा रहे हैं, और ये सेंटर है इस रस्सी का, ठीक है ना, लाइक दिस स्माइल भी कर रहे हैं साथ में। तो अगर ओवरऑल देखा जाएगा आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये रस्सी है बहुत बड़ी, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पत्थर के ऊपर। पेन जो बांधा हुआ है मैंने वो पत्थर है मान लो, और अंदर की तरफ जो लग रहा है वो टेंशन फोर्स लग रहा है, तो बाहर की तरफ होगा mv स्क्वायर अपॉन r सेम फोर्स, अंदर की तरफ होगा टेंशन फोर्स। इसका मतलब, और यही अगर ये होगा सन, मान लो ये सन है और ये होगा अर्थ, तो ये फोर्स यहाँ पे लगता है, दिस इज ग्रेविटेशन फोर्स, एंड अर्थ के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इसका मतलब ये तो एनालॉजी हर जगह लगती है, बहुत सारी जगहों पर लगती है। हाँ, जब भी कभी बेसिकली सर्कुलर मोशन आएगी, चाहे ये प्लैनेट अर्थ और सन के बीच में हो, चाहे पत्थर और मेरे हाथ के बीच में हो टेंशन फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड, और चाहे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हो, न्यूक्लियस के बीच में हो, ऑलवेज दिस फोर्स एग्जिस्ट। तो पहला पोस्टुलेट क्या था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन कांस्टेंट एनर्जी शेल, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, अच्छा इस एनर्जी का फार्मूला भी है जो एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, लेकिन मैं इस फार्मूला को बहुत डिटेल में करवाऊंगा इन पोस्टुलेट्स को बताने के बाद। उसका रीजन है मेरे पास, क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेशनरी ऑर्बिट कांसेप्ट, एंड दूसरा हमारे पास क्या है कि फोर्स बैलेंस फिनोमेना, और तीसरा उन्होंने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू, उन्होंने बोला था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई।
एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब n is equals to 1 2 3 4 लाइक दिस, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने बोला था एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम होता है mv और उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करो किसी एंगल पे रोटेशन, मतलब सर्कुलर मोशन के दौरान जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। अब एंगुलर मोमेंटम और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π ये बातें बेसिकली मैक्स प्लैंक साहब ने की थी, क्योंकि यहाँ पे जो h है ना वो प्लैंक कांस्टेंट है। मैक्स प्लैंक जो थे ना, बोहर साहब, रदरफोर्ड साहब और इवन आइंस्टाइन साहब, इन तीनों से बहुत सीनियर हुआ करते थे और वो इकलौते ऐसे थे मैक्स प्लैंक साहब जो इन सबको कलेक्टिव स्टडी के लिए इनकरेज करते थे, इन सबको एक साथ स्टडी के लिए इनकरेज करते थे। तो मैक्स प्लैंक साहब ने जो थ्योरी दी थी क्वांटम थ्योरी, उससे उधार लेके ये पोस्टुलेट बोहर साहब ने दिया था और ये एप्लीकेबल हो रहा था, लेकिन बाद में यही पोस्टुलेट जो है उनके लिए ड्रॉबैक भी बना। क्यों? क्योंकि इसकी फर्दर डिटेल्स वो खुद नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए मैक्स प्लैंक की जरूरत पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन बातें उन्होंने मेन बोली। इसके अलावा एक स्मॉल बात उन्होंने और भी बोली बोहर साहब ने कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है घूम रहा है और आप एनर्जी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर EL का मतलब E के पैरों में L का मतलब लोअर एनर्जी लेवल से, E के पैरों में H का मतलब हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका क्या मतलब अच्छे से समझो। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या करोगे कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी दोगे तो एनर्जी कैसे दोगे, समझो इसको, एनर्जी कैसे दोगे, गौर से समझना, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो ये mv² है ना, अगर मैं इस mv² को देखूं गौर से तो इसको एक कांस्टेंट हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी बनती है। इसका मतलब बेसिकली इसी फॉर्मूला के अंदर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। अब देखो जैसे ही मैं क्या करता हूं कि वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो वेलोसिटी बढ़ता हूं तो हाफ mv² बढ़ेगा तो हाफ ऑफ mv² भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब जब मैं ऐसे घुमाता हूं तो वेलोसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, इस पे बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। तो मैं जितना तेजी से इसको घुमाऊंगा, जितना तेजी से, तो बाहर की तरफ फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से ये टेंशन फोर्स से टूट जाएगा। इसका मतलब इट विल रीच टू द हायर एनर्जी लेवल। तो जब कभी भी ऐसा होता है, जब हम कर्व के ऊपर बहुत तेजी से साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है कि कर्व के ऊपर धीरे चलाओ वरना सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। ऐसे नहीं बोलते लोग ऐसे बोलते हैं कि मोड़ पे धीरे चलाना, लेकिन एक्चुअली उनको ये बोलना चाहिए कि भाई कर्व पे मोड़ पे धीरे चलाओ, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, आपको एकदम से उठा के बाहर फेंक देगा। तो जितने भी कर्व्स आते हैं, मोड़ आते हैं जिन पे आप गाड़ी चलाते हो, वो इसलिए तो क्योंकि कर्व के ऊपर अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो mv²/r लगेगा और वो बाहर की तरफ बढ़ने वाला फोर्स आपको बाहर की तरफ धक्का लगाएगा। यानी कि जब मैं इसको घुमाता हूं तो घुमाते घुमाते अगर मैं बहुत तेज घुमाऊंगा तो mv² में से मास ऑफ द पेन तो नहीं बढ़ेगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब मैं तेज घुमा रहा हूं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो जो छोटा वाला mv² था ये कैसे बन जाएगा, मास उतना का उतना ही, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी अपॉन r। तो इसका मतलब पूरी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि v बढ़ने से सब कुछ मल्टीप्लिकेशन बढ़ा और बाहर लगने वाला फोर्स बढ़ गया, और जैसे ही बाहर लगने वाला फोर्स बढ़ा तो ये बाहर की तरफ चला गया। समझ आया आपको कांसेप्ट? समझ आया? इसका उल्टा, अगर वेलोसिटी कम कर दें तो बाहर वाला फोर्स कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से अंदर की तरफ आ जाएगा। इसका उल्टा कैसे देखो, अगर मैं क्या करूं, तेज घुमा रहा हूं तो ये बाहर की तरफ टूट के जाएगा रस्सी, लेकिन अगर धीरे घुमाऊं तो देखो कहां जाएगा, अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। कैसे? क्योंकि जब मैंने इस वेलोसिटी को m और छोटी वेलोसिटी कर दी mv², एक बार वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी v है, v से छोटा किया, v से बड़ा किया और नीचे r लिखा हुआ है, तो जब वेलोसिटी छोटी की तो इसका मतलब वेलोसिटी कम हुई तो मुझे बताओ क्या हुआ, बाहर वाला फोर्स कम हो गया, mv²/r कम हो गया, कम हुआ तो क्या हुआ, ये फोर्स बढ़ गया तो क्या हुआ, अंदर की तरफ खींच के आ गया, अगर अंदर की तरफ खींच के आ गया तो क्या हुआ, ऐसे हालत हो गए ना, लाइक दिस पेन इज अल्टीमेटली फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस। अगर कंसीडर करें ये इलेक्ट्रॉन है तो समझ आया, और अगर तेज घुमाया तो इट इज गोइंग एंड स्ट्राइकिंग ऑन द हेड ऑफ समबडी। कांसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो हमें बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करना फॉर द बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल के बारे में ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसके बारे में रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटीज के फार्मूलाज और उनके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दैट्स ऑल।